हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो 5 बजे सुबह में आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज के इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है यहाँ पे कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। जो रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्लाज्मा, बी ऑप्शन है सीरम, सी ऑप्शन है लिम्फ, डी ऑप्शन है लसिका। तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या बोला जाता है, तो इसको प्लाज्मा बोला जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्लाज्मा होता है इसमें कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो इसमें 90% जल पाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 2 नंबर की नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। जो नगर निगम का प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है निगम अध्यक्ष, बी ऑप्शन है महापौर, सी ऑप्शन है जिला अध्यक्ष, डी ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो नगर निगम के प्रधान को यहाँ पे महापौर कहा जाता है। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे मैथ का है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि एक शंकु की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। क्या दिया है, त्रिज्या दी है और यहाँ पे ऊंचाई दिया है। तो आपको बोल रहे हैं यहाँ पे शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको शंकु के आयतन का यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे ये होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता है तो इसे नोट करके आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाएगा हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए आप टाइम लगेगा, लेकिन आप जब इसको समझे रहेंगे तो आप बिल्कुल चुटकियों में इसे सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इसका आधार होता है शंकु का, ये वृत्ताकार होता है और इसका त्रिज्या यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी त्रिज्या कितना दिया है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है। और ये जो होता है इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है और जो इसका ओरिजिनल ऊंचाई होता है वो ये होता है, ये वाला इसका ऊंचाई होता है। ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है कि यहाँ पे शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए यहाँ पे पाई का मान चाहिए, यहाँ पे आर का मान चाहिए और यहाँ पे एच का मान चाहिए। तो यहाँ पे आर यानी त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या भी दे दिया है और यहाँ पे ऊंचाई भी दे दिया है। तो बिल्कुल आपको अब फॉर्मूला लगाना है और इसका यहाँ पे आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पे लिख दिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पाई का मान नहीं रखा है, तो हम भी यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 1/3 पाई गुणे आर। आर का मतलब क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर और इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे गुणे एच। एच का मतलब क्या होता है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। उसके बाद जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, 3 चौका कितना होगा 12। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ पे बच गया पाई और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो ये दोनों के लिए स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा गुणे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये वाला 4 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए, ये 25 चौका कितना होता है यहाँ पे 100। फिर यहाँ पे पाई है तो पाई लिख दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर में जब सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी यहाँ पे डीओ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं काफी अच्छा लगा होगा ये प्रश्न। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर की पारसी धर्म के संस्थापक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पारसी धर्म है उसके संस्थापक कौन है, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है भगवान बुद्ध, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है वैदिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे जरथुस्ट।
तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? यहाँ पे भगवान बुद्ध हैं। और सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, क्योंकि संस्थापक से भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूरे 30 के 30 प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते हैं तो हमको आपसे मोटिवेशन मिलता है और अच्छा पढ़ाने का मन करता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? यहाँ पे बताना है कि सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है यहाँ पे आपको बताना है। तो सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? तो जो पाटलिपुत्र है ये सरस्वती का कुलगृह नगर है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अब यहाँ पे पाटलिपुत्र का नया नाम आपसे पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है ये कब होता है? ए ऑप्शन है रात में, बी ऑप्शन है दिन में, सी ऑप्शन है रात दिन दोनों, डी ऑप्शन है सुबह शाम। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसमें होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसी के द्वारा अपना भोजन वो लोग तैयार करते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल यहाँ पे दिन में होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है इसका उपयोग करते हैं। और कौन से गैस का उत्सर्जन करते हैं, यानी कौन से गैस को बाहर निकालते हैं? तो ऑक्सीजन गैस को यहाँ पे बाहर निकालते हैं। तो ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण होता है कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कौन से गैस का उपयोग करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। और कौन सा गैस को यहाँ पे बाहर निकालते हैं? तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को यहाँ पे ये बाहर निकालते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को। जो मॉल होती है वो उपलब्ध कराती है वस्तुओं को। ए ऑप्शन है अलग अलग स्थानों पर, बी ऑप्शन है कुछ वस्तुएं, सी ऑप्शन है एक स्थान पर, डी ऑप्शन है चुनी हुई वस्तुओं को। तो जो मॉल होती है वो बहुत सारी वस्तुओं को एक ही स्थान पर यहाँ पे क्या करती है, उपलब्ध कराती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मॉल होता है वो ढेर सारी वस्तुओं को यानी बहुत सारी वस्तुओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे पूछता है कि मॉल कैसा सेवा है, तो जो मॉल होता है वो एक प्राइवेट यानी गैर सरकारी सेवा होता है। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो इस वर्ग का भुजा की लंबाई ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक वर्ग है, इसका विकर्ण कितना दिया है, यहाँ पे 16√2 सेंटीमीटर दिया है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई यहाँ पे क्या करना है, आपको निकालना है। तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसका ये विकर्ण होता है यही। तो विकर्ण का यहाँ पे लंबाई कितना दिया है, 16√2 दिया है। तो बोल रहा है कि भुजा की लंबाई आपको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे विकर्ण, जो वर्ग का विकर्ण होता है उसका यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो दिया है यहाँ पे वर्ग का विकर्ण, आप लोग बस देखते जाइए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वर्ग का विकर्ण कितना दिया है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कितना दिया है 16√2 दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 16√2 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख दिए। वर्ग का विकर्ण का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो √2 गुणे क्या होता है, यहाँ पे भुजा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे √2 गुणे भुजा, और उधर कितना है यहाँ पे 16√2। अब यहाँ पे देखिए हमको सिर्फ भुजा निकालना है इसका। तो यहाँ पे देखिए √2 इसमें गुणा कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी इधर सिर्फ भुजा बच जाएगा। भाग करेगा मतलब ये बट्टा के यहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये वाला √2 है ये आ जाएगा बट्टा का यहाँ पे नीचे। √2 से √2 कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी लिख देंगे सेंटीमीटर, यानी यहाँ से भुजा हमारा निकल गया यहाँ पे 16 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, हम लोग का भुजा, यानी जो वर्ग है उसका भुजा कितना निकल गया, 16 निकल गया। तो वर्ग के जो भुजा होते हैं चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले। ए ऑप्शन है कर्जन, बी ऑप्शन है विलियम बेटिक, सी ऑप्शन है डलहौजी, डी ऑप्शन है यहाँ पे हेंगस्टिंग्स। यहाँ पे डी ऑप्शन है हेस्टिंगस। तो यहाँ पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है 9 नंबर कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो यहाँ पे हेस्टिंगस के समय मिले थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। यहाँ पे ये संस्कृत का प्रश्न है कि अशांति मानवता का क्या कर रही है। ए ऑप्शन है उन्नति, बी ऑप्शन है विनाश, सी ऑप्शन है ऊपर, डी ऑप्शन है यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे देखिए अशांति मानवता का क्या कर रही है, तो अशांति यहाँ पे मानवता का यहाँ पे विनाश कर रही है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। यहाँ पे बताना है कि इथाइल अल्कोहल है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे वायवीय श्वसन में, बी ऑप्शन है अवायवीय श्वसन में, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो इथाइल अल्कोहल होता है वो किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में ये बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जिस श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन यानी O2 का प्रयोग होता है उसे वायवीय श्वसन बोलते हैं। और अवायवीय श्वसन किसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन में यहाँ पे इथाइल अल्कोहल का यहाँ पे निर्माण होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ पे बताना है कि जो आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र हैं वो कौन कौन से होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 4। तो आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र कितने होते हैं, तो आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र यहाँ पे 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और यहाँ पे तृतीय क्षेत्र। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र 3 होते हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे गणित का है 13 नंबर की 4, 2, 5, 2, 0, 3, 2, 3। यहाँ पे इसका क्या निकालना है, आपको बहुलक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए बहुलक निकालने का बहुत ही आसान ट्रिक होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया होता है वही क्या होता है, यहाँ पे बहुलक होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 कितना बार आया है, 1 बार आया है, और ये 2 कितना बार आया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 3 बार आया है, 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है, और 3 कितना बार आया है, यहाँ पे 2 बार। यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है संख्या, तो सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आया है, तो 2 आया है। तो इसका बहुलक क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन, यानी 2 क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। आपको जब भी दे प्रश्न की इसका बहुलक निकालें तो जो संख्या सबसे अधिक बार आया होगा, यानी जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा वही इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे बहुलक हो जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये प्रश्न हिंदी का है। भीमराव अपना आदर्श किसे मानते थे। जो भीमराव थे वो अपना आदर्श किसे मानते थे। ए ऑप्शन है बुद्ध को, बी ऑप्शन है कबीर को, सी ऑप्शन यहाँ पे ज्योतिबा फुले को, डी ऑप्शन यहाँ पे सभी को। तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भगवान बुद्ध को भी मानते थे, कबीर दास को भी मानते थे, ज्योतिबा फुले को भी मानते थे। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये संस्कृत का है 15 नंबर की हितोपदेश का क्या अर्थ है। यहाँ पे बताना है कि हितोपदेश का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है हितोप का देश, बी ऑप्शन है भारी उपदेश, सी ऑप्शन है एक उपदेश, डी ऑप्शन है यहाँ पे हित का उपदेश। तो जो हित का उपदेश देता है उसे ही क्या बोला जाता है, यहाँ पे हितोपदेश बोला जाता है। तो हितोपदेश का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे हित का जो उपदेश देने वाला होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हितोपदेश बोलते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करता है। जो यूरिया होता है वो रक्त में कहां से प्रवेश करता है, यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है फेफड़ा से, बी ऑप्शन है यकृत से, सी ऑप्शन है श्वास नलिकाओं से, डी ऑप्शन है यहाँ पे वृक्क से।
तो जो यूरिया होता है वो रक्त में कहां से प्रवेश करता है, तो रक्त में यहां से जो यकृत होता है इससे क्या होता है, यहाँ पे यूरिया रक्त में प्रवाहित होता है यानी प्रवेश करता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो यूरिया होता है वो शरीर का अपशिष्ट पदार्थ होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि रोजगार का क्षेत्र नहीं है, इसमें से आपको बताना है कि कौन रोजगार का यहाँ पे क्षेत्र नहीं है। ए ऑप्शन है उद्योग, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है सेवा, डी ऑप्शन यहाँ पे जमीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोजगार का इसमें से कौन क्षेत्र नहीं है, तो उद्योग तो ये रोजगार का क्षेत्र है, कृषि भी यहाँ पे रोजगार का क्षेत्र है, और जो सेवा आता है, जो सेवा क्षेत्र आता है, तो यहाँ पे देखिए सेवा क्षेत्र में बैंकिंग हो गया, नौकरी हो गया, बीमा हो गया, LIC हो गया, ये सभी किस में आता है, सेवा क्षेत्र में आता है, तो इसमें भी रोजगार है। लेकिन जो जमीन होता है, यानी यहाँ पे कृषि भूमि नहीं बोला है, यानी इसमें क्षेत्र का बात नहीं बोला है, केवल यहाँ पे जमीन बोला है, तो जमीन में यहाँ पे रोजगार नहीं होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये तीनों में रोजगार होता है, लेकिन जो यहाँ पे जमीन होता है उस पे रोजगार नहीं होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बिजली की घंटी होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव से, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिजली की घंटी होती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो बिजली की घंटी यहाँ पे चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। इसके आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। और जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यहाँ पे उष्मीय प्रभाव पे वो कार्य करता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए किसके बराबर होगा। तो इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसे हम आपको यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रश्न लिख देंगे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस यहाँ पे क्या है साइन है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन है और यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन है। अब क्या कीजिए, 1 से इन दोनों में क्या करा दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो 1 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे 1 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 में जब प्लस साइन ए से गुणा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन ए हो जाएगा ये। अब क्या करना है आपको, माइनस साइन से 1 में गुणा कराना है और माइनस साइन से यहाँ पे साइन में गुणा कराना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। साइन में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। साइन में साइन से जब गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन है और माइनस साइन है, ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे 1 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए। तो अब ये यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर ए के। ये क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये क्या कर दिया है कि साइन को बराबर के उधर भेज दिया है, यानी इधर हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए और इधर है बराबर के उधर है 1, और ये प्लस साइन जब बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। इसमें आपको बताना है कि मानव की कौन न्यूनतम आवश्यकता है। ए ऑप्शन है रोटी कपड़ा और मकान, बी ऑप्शन है कपड़ा रोटी सब्जी, सी ऑप्शन है रोटी फल और सब्जी, डी ऑप्शन है यहाँ पे तेल। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, यहाँ पे आपको पहचानना है। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है यहाँ पे जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है यहाँ पे अबिंदुकता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाती है तो कौन सा दोष होता है, तो वो होता है यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में यहाँ पे अवतल लेंस का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि 5 सेक स्क्वायर ए माइनस 5 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 5 सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे दिया है 5 टेन स्क्वायर ए और पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोनों में 5 क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है दोनों में। तो दोनों में से 5 यहाँ पे आप लोग बाहर निकाल लीजिए। तो जब हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए बचेगा और माइनस यहाँ से क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि ये जो 5 है वो बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे होता है टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 हो गया और सेक स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पे 1 लिख देंगे। 5 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य यहाँ पे पात्र के लेखक कौन है। यहाँ पे बताना है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था कि 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ए ऑप्शन है सेन साहब, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है मदन, डी ऑप्शन है गिरधर। तो यहाँ पे देखिए 20 के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो ये कौन है, खोखा है जिसका नाम कासू है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं। जो आर्थिक विकास होता है और मौद्रिक विकास होता है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है पूरक, बी ऑप्शन है अपूरक, सी ऑप्शन है विरोधी, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल उत्तल। तो यहाँ पे देखिए किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब का आकार और जो वस्तु का आकार होता है उसके एकदम बराबर बनता है। इसीलिए समतल दर्पण का उपयोग हम किस में करते हैं, चेहरा देखने में हम लोग करते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि साइन ए स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर कोसेक ए किसके बराबर होगा, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न की साइन ए स्क्वायर ए गुणे यहाँ पे दिया है कोसेक ए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये कोसेक है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बदलना पड़ेगा। और साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, यहाँ पे कि साइन 2 बार गुणा होगा। कितने बार गुणा होगा, यहाँ पे साइन 2 बार गुणा होगा। स्क्वायर का मतलब यही होता है। और गुणे यहाँ पे देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, यहाँ पे 1 बटा साइन होता है। तो यहाँ पे आपको 1 बटा साइन है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक साइन से एक साइन कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, साइन ए, और गुणे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो साइन में 1 से जब गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे साइन ए होगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको बस क्या करना था कि यहाँ पे जो कोसेक ए है इसको आपको क्या करना था, यहाँ पे बदल देना था।
तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि साइन 2 बार, तो यहाँ पे हम लिख दिए साइन 2 बार, और कोसेक को बदल दिए यहाँ पे साइन में, तो 1 बटा यहाँ पे क्या हो गया साइन, तो साइन से साइन कट गया, यानी कितना बचा यहाँ पे साइन गुणे 1, और साइन में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन है, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न की सामान्यता यहाँ पे यहाँ पे विद्युतमय तार किस रंग का होता है। यहाँ पे बताना है कि जो सामान्यतः विद्युतमय तार होता है वो किस रंग का होता है। ए ऑप्शन है काले रंग का, बी ऑप्शन है हरे रंग का, सी ऑप्शन है लाल रंग का, डी ऑप्शन है किसी भी रंग का। तो सामान्यतः विद्युतमय तार किस रंग का होता है, तो ये लाल रंग का होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। यहाँ पे बताना है कि जो भारत में है वो कौन सी दलीय व्यवस्था है। ए ऑप्शन है यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था, बी ऑप्शन है द्विदलीय व्यवस्था, सी ऑप्शन है त्रिदलीय व्यवस्था, डी ऑप्शन यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था। तो भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, यानी यहाँ पे एक से अधिक दल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 हो तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मान होगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, साइन अल्फा बराबर साइन बीटा, यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर यहाँ पे क्या दिया है 45 डिग्री, यानी अल्फा बीटा दोनों का मान क्या है बराबर है, किसके बराबर है, तो ये 45 डिग्री के बराबर है, यानी अल्फा का भी मान यहाँ पे 45 डिग्री होगा और बीटा का भी मान कितना डिग्री होगा यहाँ पे 45 डिग्री होगा। तो पूछ रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रश्न साइन अल्फा प्लस यहाँ पे क्या लिख दिए बीटा लिख दिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 45 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री प्लस बीटा का मान कितना है, ये भी 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी लिख देंगे 45 डिग्री। अब इसको क्या कर देंगे यहाँ पे जोड़ देंगे, 45 45 कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा सी, जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। इसका मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा आपस में बराबर है और ये 45 भी आपस में बराबर है, यानी अल्फा के मान भी 45 डिग्री है और बीटा का भी मान यहाँ पे 45 डिग्री है। बस आपको यहाँ पे 45 डिग्री रख देना है और यहाँ पे भी 45 45 45 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, यानी साइन 90 का यहाँ पे मान पूछा है। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर देख लीजिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है यहाँ पे 5, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 14। जो मेंडल साहब हैं उनको अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है और मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 विकल्पी यहाँ पे लक्षणों का अध्ययन किए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप कितना आप सही किए हैं इसमें से। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ रहा आपका यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में हमें देना है। प्रश्न है कि एक पासे को फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1/3, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1/2, सी ऑप्शन है 5/6, डी ऑप्शन है यहाँ पे 2/3। तो जो भी आपको ऑप्शन सही लगे बना लीजिए। इसके बाद जो भी आपको इसमें से ऑप्शन आता है वो आप क्या कीजिए, आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिए, इसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। और यहाँ पे देखिए ABC करके आपको नहीं भेजना है, पूरा जैसे ऑप्शन आएगा आपको वैसे ही आपको भेजना है। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो या लाइव क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग अब पढ़ने में मन लगाइए क्योंकि परीक्षा में आपके एक एक दिन कम हो रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। बहुत ही कम समय आपके पास बचे हैं, तो जितना भी समय बचा है उतना आप लोग पढ़ने में ही बिताइए और काफी मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आपकी बहुत ही अच्छे नंबर आ सके। और वीडियो को अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।